अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, या निम्नलिखित में से किसका अर्थ मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आप जानते हैं 1028 सूक्त हैं और सबसे ज़्यादा जो लगभग 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित हैं, लेकिन इंद्र आपके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आप जो दूसरे नंबर पर आते हैं दैट इज अग्निदेवता। तो अग्निदेव को जो है सबसे ज़्यादा जो है इंद्र के बाद, यानी 200 सूक्त। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के जो निकट कुंडग्राम है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। दीवान-ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। दीवान-ए खैरात यानी दान विभाग, यहाँ पर सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है सम्राट दिए हैं और उनके मकबरा हैं। पहला दिया है बाबर, तो बाबर का जो मकबरा यानी समाधि जो है वो कहाँ पर है, तो बाबर की होगी काबुल में। अकबर है तो अकबर का होगा सिकंदराबाद। ऑप्शन यहाँ तो एक आपका 3 हो रहा है, तो एक से ही आप 100% हैं, तो एक से ही आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। बाकी बी का 4 होगा। जहांगीर का जो समाधि मकबरा है वो आगरा में हो गई और जहांगीर जो है ये लाहौर चले जाएंगे। तो इस तरह आपका आंसर सी सही जवाब होगा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर थॉमस रो। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों आपका वाजिद अली शाह। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। आप जानते हो जो डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति सिद्धांत रहा है हड़प नीति, तो हड़प नीति के तहत कई सारे क्षेत्रों को जो है हड़प लिया गया था, है ना। हड़प नीति वही था कि जो जिनके पास कोई निसंतान है तो वो गोद नहीं लेंगे, तो उनको जो हड़प लेते थे राज्य। लेकिन जो अवध रहा, अवध जो है वो एक्सेप्शन रहा। अवध पर जो है हड़प नीति सिद्धांत नहीं, वहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है हड़पा गया था, ठीक है। तो उस समय वाजिद अली शाह रहे हैं। अगला है आपका मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। किस नेता ने यह कहा था। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। लाहौर में जो साइमन कमीशन आया रहा तो उसके विरोध में जुलूस नेतृत्व जो है वो करते समय लाला लाजपत राय पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने के बाद जो है वो लाला जी ने कहा मेरे शरीर पर पड़ी एक जो भी एक पे एक पड़ी जो एक लाठी जो पड़ी है, इसकी जो चोट है वह ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। साइमन कमीशन भारत कब आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी वर्ष 1947 की बात की जा रही है, तो उस समय जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। इनको जो है वर्ष 1946 जो रहा है, 1946 का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ का,
मेरठ का। तो इनको जो है उसी में अध्यक्ष चुना गया था। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? भारत का विभाजन कर्जन ने। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली भारत का विभाजन की जगह बंगाल होना तो ज़्यादा बेटर होता, बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल, क्योंकि बंगाल भी भारत का हिस्सा तो आप कह सकते हो, लेकिन बंगाल हो तो वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन है वो कब किया था? तो बंगाल विभाजन की जो निर्णय की घोषणा है वह 20 जुलाई 1905 को निर्णय की घोषणा जो है की गई थी। और विभाजन कब प्रभावी हुआ है? तो विभाजन हुआ है प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब होगा। और 16 अक्टूबर 1900 विभाजन होंगे पहले जो है वो, जैसे ही बंगाल विभाजन निर्णय घोषणा 20 जुलाई को 1905 को की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को जो है जो कलकत्ता का टाउन हॉल रहा उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। यदि दिमाग से पूछ लिया जाए स्वदेशी आंदोलन तो 7 अगस्त 1905। और बंगाल विभाजन को आप जानते हो, बंगाल में जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसी दिन यानी 16 अक्टूबर को ही जो है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है इस दिन को जो है पूरे बंगाल में जो है वो राखी दिवस के रूप में भी मनाने की बात की गई थी। अगला है कि जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक से पाकिस्तान नहीं लगाना है, याद रखिएगा। पाक जलसंधि जो है वो इंडिया और जो है वो श्रीलंका की मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। तो दो देशों को अलग करता है, एक है भारत अपना, दूसरा है श्रीलंका। कौन सी खाड़ी को जोड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में क्या है, जोड़ता है। अगला है आपका उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और उज्जैन आप जानते हो जो आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो भगवान शिव के जो है वो वहाँ एक जो उज्जैन है वह भी एक स्थल 12 शिवलिंग में आता है। और उज्जैन में जो है आप जानते हो कि हर 12 वर्ष पर जो है वो सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जो भारत में टोटल नेशनल पार्क हैं उसमें जो सबसे पहले जो नेशनल पार्क रहा है, सबसे पहला नेशनल पार्क वर्ष 1936 में, वह जिम कॉर्बेट को ही जो है स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम जो हुआ करता था वह हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। बाद में फिर इसको जो है आप वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हो। वर्ष 1936 देश का पहला नेशनल पार्क है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? सही जवाब होगा नीदरलैंड्स की। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो गई। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। इटली, तो इटली की राजधानी है रोम। अगला प्रश्न है कि कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? यहाँ पर सही जवाब होगा यूराल पर्वत। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय जो वित्त मंत्री यानी वर्तमान में आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी होगा। वाणिज्य बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वह कब हुआ है? सही जवाब होगा वर्ष
1969 ईस्वी में हुआ था। तो 50 करोड़ रुपए से अधिक जो जमा राशि वाले रहे हैं, सबसे पहले देश के 14 जो कॉमर्शियल बैंक रहे हैं उनका जो है राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में जो है वो 200 करोड़ रुपए से जो अधिक वाले रहे हैं, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1980 में किया गया था। CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश नकद रिजर्व आरक्षित रेशियो अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो शुरुआत जो है यह 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्ष पूछा है शुरुआत की। एक्चुअली घोषणा भी की जाती, तो घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को की गई, और शुरुआत या शुभारंभ आप कह सकते हो कि 28 अगस्त 2014, 13 दिन बाद। तो 2014 ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है 2014, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी में जो आप जानते हो सर्विस सेक्टर आ जाते हैं, तो यहाँ पर 3 सेक्टर। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। और जो अपने भारत की जो इस समय GDP अर्थव्यवस्था है, वह सबसे ज़्यादा जो निर्भर है, सबसे ज़्यादा किस पर किसकी हिस्सेदारी है, तो सर्विस सेक्टर की है। ठीक है। अगला है आपका, अच्छा प्राथमिक में आप जानते हो एग्रीकल्चर आ जाता है, पशुपालन वगैरह हो गया आपका। ठीक है। दूसरा जो आता है मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण जिसे आप कहोगे। तीसरा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने की बात की जाती है। तो यहाँ पर 3 न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा, लोकतांत्रिक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बात करता है। तो समता का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता 18 तक जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के तहत है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल 32 है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A है। अगला देखो आप, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद की संघटक हैं? भारतीय संसद, तो सीधा 79 आर्टिकल में कहा गया है संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, 1, 2, 3, ऑप्शन डी। इसीलिए बोला जाता है कि संसद क्या है? सर्वोच्च है, क्योंकि संसद से जो है वो राष्ट्रपति हैं। संसद के 3 अंग हैं। अगला है आपका, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, सही जवाब होगा। ठीक है, सबसे पहले बनी अपनी लीला इन्होंने दिखा दिया, लीला सेठ। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। और लीला सेठ कौन रही हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। ठीक है, तो इनका रिकॉर्ड है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ। किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश की। तो पूरे यानी भारत का जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे पहले जो बनने वाली रही हैं
वह लीला सेठ किसी भी राज्य की तुलना में। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? तो आर्टिकल नंबर 157 है। इसके अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के पात्र तभी होंगे, पहला नंबर वह भारत के नागरिक हों। कभी कभी ऑप्शन में डाल देते हैं कि वो जन्म से नागरिक हों, तो जन्म से कोई बात नहीं, ठीक है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए बस। तो भारत का नागरिक हो और उनकी जो उम्र है ना वह 45 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है, 45 वर्ष कंप्लीट कर चुके, वो 45 कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 35 वर्ष, ठीक है। तो भारत का नागरिक और 35 वर्ष, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की जो संख्या बनेगी वह कितनी बनेगी? तो दोनों के बीच जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो दर्पणों के बीच जो रखी वस्तु होगी वह अनंत होगी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है? चींटी के डंक में, तो चींटी के जो डंक होता है उसमें जो फार्मिक अम्ल है जिसको कि आप मेथेनोइक अम्ल भी कहते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल HCOOH। मेथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंक में पाया जाता है। कोई चींटी, खासकर जो विशेषकर जो लाल चींटी है, जब डंक मारती हैं तो तीव्र जलन होने लगती है, और यह जलन किसके कारण? फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? कौन सा अम्ल है जिसको अम्लों का राजा कहोगे? वह होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। वहीं पर कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का जो अध्ययन है वह मायोलॉजी होता है, और जो न्यूरोलॉजी है जिसमें आप तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हों वह उनके उपचार का अध्ययन करते हो, न्यूरोलॉजी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब साइंस का ही, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जो भी विटामिन है उसमें जो विटामिन बी है और सी है, दो ही विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं। बाकी जो आपकी विटामिन बचते हैं, ए है, डी है, ABCD, ई हो गया है ना, के हो गया, ये सब क्या है? फैट में, वसा में जो है घुलनशील है। तो जल में घुलनशील बी और सी, तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। अगला है 31 नंबर मैथ का। अब यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्व करना है। अब 0.06 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अंक और खिसक गया, यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी वही हाल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिजिट सब सेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट का केवल अंतर है। अब जैसे आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है 0.06 का होल स्क्वायर है, और नीचे जो है वो है पॉइंट एक और 0 बढ़ गया, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए और समझिए। यदि यहाँ पर हम जो है 10 से अगर इसको डिवाइड कर दें, 10 से, तो 10 से अगर डिवाइड करोगे तो एक जो है 0 और के बाद आएगा 6, ठीक है। तो ये 0 जो है, अब जैसे लिखा हुआ है इतना, अगर हम इसको 10 से अगर डिवाइड करें तो एक 0 के बाद और बढ़ जाएगा 0, आपका 0.0 हो जाएगी, इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप 10 कॉमन ले लोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो यानी 10 की पावर अगर स्क्वायर ले लोगे कॉमन आप, तो यहाँ पर जो है आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 2 0.006 होल स्क्वायर,
अब नीचे जो दिया है सेम, ये आपका इसी तरह ये पूरा जो प्लस वलस है, अगर ये पूरा लगा के काट दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ऊपर ऊपर सब इसी तरह से कर लोगे सब तो 1 आ जाएगा। 1 तो 10 स्क्वायर गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गौरव है प्रतिदिन जो है वो पर डे 800 रुपये कमा रहे हैं। कुछ हफ्ते बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। उसकी जो दैनिक आय है पर डे जो इनकम है वह कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई इसमें। तो अब जैसे कोई आपसे पूछ रहा कितना कमा रहे हो रोज़, तो बोलते हो हम 800 रुपये भाई रोज़ जो है वो कमा रहे हैं 800 रुपये। फिर पता चला आप किसी दिन जो है वो 960 रुपये कमाना शुरू कर देते हैं। अब आपसे कोई पूछता है आप कितना कमा रहे हो, 960 रुपया, तो आप यदि जोड़ोगे कि 800 रुपया पहले कमाते थे लेकिन अब हम कमा रहे हैं 960 रुपये, तो ये कितना परसेंट जो है वृद्धि को दर्शा रहा है। 800 से 960 हो गया तो कितना परसेंट की वृद्धि है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन 8 दूना 16, अगर कॉमन सेंस 8 दूना 16 160 रुपये की वृद्धि है। इन दोनों में अंतर कितना है, 160 रुपये। तो 160 ही 800 का कितना है, तो 2 यानी 8 दूना 16 20% आ रहा है, 20% बढ़ोतरी है। निकालते कैसे हो आप, 960 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 गुणे 100, यही करते हो। तो ऊपर आएगा 160, नीचे आएगा 800, ठीक है। तो 160 डिवाइड बाई 800 गुणे 100, 100 अट्ठे 800, 8 दूना 16, 20%। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला है 69842 है, यानी वैल्यू आप देख रहे हैं सेम ही है। यदि आप इसको ए मान लो, ये भी उतना ही ए है। यदि इसको आप मान लो बी और इसी को भी बी मान लो, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए है, ए बी की वैल्यू है, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। अब ए माइनस बी ऊपर वाला और नीचे वाला गया कट, बचा आपका ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 69842, ए है प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 30158। जोड़ लो, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9, 9 1 10, 6 3 9 1 10, तो 59,000 और 30,000 हो गया आपका लग 100 यानी 69, 842, 158, 1 लाख हो गया वैल्यू। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत है, तो 5 संख्याएं, पहली संख्या प्लस 4 और संख्या, 4 संख्या डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 26.4 है। तो 26.4 गुणे 5 कितना बनेगा, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 दूनाई 10, 13, यानी आपका हो जाएगा 132। तो जो पांचों संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं का जो 5 जो संख्या हैं, ठीक है, 5 संख्याओं का जो योग है ना वह है 132। अब इसको आप ऑप्शन से भी लेके चल सकते हो, कर लो। मान लो यदि पहली, क्योंकि ऑप्शन में दिया है कि जो पहली संख्या है शेष 4 संख्याओं के योग की 5वां हिस्सा है। यदि ऑप्शन में आप ले लो कि पहली संख्या यदि 21 है तो और जो 4 संख्याओं का योग 5/1/5, तो इसका उल्टा कर लो आप, तो ये हो जाए 21 पंचे 105। 105 प्लस 21 कितना आएगा, 126। इसका मतलब 132 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन होगा नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी लेके चलो, 22 गुणे 5 कर लो, 1/5 है तो पूरी 4 संख्याएं कितनी रही होंगी,
पूरी 4 संख्याएं 1/5 का उल्टा नहीं 5 कर लो तो 22 पंचे 100 कितना हो गया, 22 पंचे 110, और जो पहली संख्या रही वो 22, 132 आ रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह भी आप ऑप्शन से लेके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा और आप समझ लो, x मान की करते हो थोड़ा आसान लगता होगा। तो 5 संख्याओं का योग आ गया 132, ठीक है, यानी पहली संख्या प्लस, यदि आप पहली संख्या मान लो, पहली संख्या प्लस 4 संख्याओं का योग है वह 132 है। तो पहली संख्या यदि आपने यक्ष मान लिया, तो पहली संख्या यदि आपने यक्ष मान लिया तो जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग की, तो यदि आपने पहली संख्या, भाई पहली संख्या प्लस 4 जो और संख्या है इनका योग जो है वह 132 आ रहा है, ये आपने देखा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या मान लो आप यक्ष है। अब यक्ष बराबर पहली संख्या किसके बराबर है, शेष 4 संख्याएं, तो टोटल जो पांचों संख्याएं 132 है ना, 132 है पांचों, उसमें से अगर हम पहली संख्या को निकाल दें, यानी यक्ष को यदि हम माइनस कर लें पहली संख्या, तो 4 संख्याओं का योग बचाइए। अब ये जो 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है पहली, तो ये 5वें हिस्से यदि 1/5 इसका कर दो तो यक्ष वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरह। यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो होगा 5 यक्ष, और यक्ष और इधर ट्रांसफ़र कर लोगे तो यक्ष प्लस हो जाएगा और बराबर 132। तो यक्ष की वैल्यू ये 6 यक्ष आ गया, और 6 यक्ष बराबर 132 है, तो यक्ष बराबर कितना होगा 132 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 आ जाएगा। ऑप्शन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, और पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखो प्रश्न को ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है। तो 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का जो योग है वह 55 है, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत, यानी 4 संख्या रही होंगी उनको हमने जोड़ा होगा, फिर 4 से डिवाइड किया होगा, फिर हमारा औसत आया है 55। तो 4 संख्याओं का जो योग है वह कितना आएगा, 55 × 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220 निकालना है आपको पहली 3 संख्याओं का औसत। अब यहाँ पर दिया है कि पहली जो 3 संख्याओं का औसत आपको निकालना है, और यहाँ पर जो पहली 3 संख्याओं का औसत है वो किसके बराबर कहा जा रहा है, चौथी संख्या का 3 गुना है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे, भाई 3 संख्याएं रही होंगी, 3 संख्या का योग हमने किया होगा, फिर उसको डिवाइड किया होगा 3 से, और जो ये औसत आ रहा है वो चौथी संख्या का कितना है, चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि हम मान लिए कि चौथी जो संख्या है ना वो है हमारी यक्ष, तो हमने चौथी संख्या यक्ष लिया, इनका जो औसत है पहली 3 संख्याओं का औसत, भाई हमने पहली 3 संख्याओं को जोड़ा होगा, फिर 3 से डिवाइड किया होगा, औसत आ गया होगा। तो ये औसत किसके बराबर आया है, चौथी संख्या का 3 गुना। चौथी संख्या यदि यक्ष है तो इसका 3 गुना, यानी इसको हमने 3 से गुणा किया होगा। तो हमारा जो है वो 3 संख्याएं, पहले जो 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का योग कितना आ गया गुरु, 3 त्रिका 9, ये 3 इधर लाओगे तो 3 त्रिका 9, यानी 9 यक्ष हो गया। ये तो हमने 3 संख्याओं का योग निकाल लिया, 9 यक्ष आया। अब 3 संख्याओं का योग हमने निकाला, भाई 9 यक्ष आ गया, तो 3 संख्याओं का योग आ गया 9 यक्ष, और चौथी संख्या हमने यक्ष माना है, तो चौथी संख्या और जोड़ दें हम इसमें यक्ष को, तो हमको 4 संख्याओं का योग जो है वो पहले से मालूम है कि 4 संख्याओं का योग 220 है। तो 4 यानी 3 संख्याओं का योग 9 यक्ष हो गया, चौथी संख्या हमने यक्ष माना ही है, और चारों संख्याओं का योग 220 हमने निकाल लिया है, तो ये हो गया 10 यक्ष
10 यक्स बराबर हो गया आपका 220। तो यक्स की वैल्यू आपने निकाल लिया कि यक्स बराबर चौथी संख्या, यानी चौथी संख्या हो गई 22। तो आपने सब पकड़ लिया, निकाल ले गए आप। जब चौथी संख्या आपको मालूम हो गई कि चौथी संख्या हमारी 22 है, तो प्रश्न पूछा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली जो 3 संख्या का औसत है वह चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या है 22, इसका 3 गुना निकाल लो, 66 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। नदी बह रही है, स्त्रीलिंग। इलायची होती है, स्त्रीलिंग। प्यास बुझ गई, गई, स्त्रीलिंग। पानी बह रहा है, पुल्लिंग। ऑप्शन बी सही जवाब। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, अरे यार ये पूरा आस्तीन का सांप निकला, समझ लो। कपटी मित्र, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कपटी है, गहरी अगर दोस्ती है, दांत काटी रोटी है, बिल्कुल ठीक है। तो दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। अगला देखो आप, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा, तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है और यह जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ऑप्शन सी। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर यानी भंवरा, भौरा, छापद होते हैं, छापैर। तो देखिए यहाँ पर जो नहीं शब्द, भंवरे का जो होता है वो चंचरीक हो गया, तो चंचरीक होता है तो ये नहीं होगा। भ्रमर का पर्यायवाची मिलिंद भी होता, शिलीमिख भी होता है, मधुकर है, भृंग है, मधुराज है, द्युरेप है, मधुप है। लेकिन जो सलभ दिया है यह नहीं होगा, सलभ नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब, क्योंकि ये जो है किसका है? टिड्डा का। किसका है दोस्तों? टिड्डा का पर्यायवाची। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों, यहाँ पर अनेक होता तब यह शुद्ध होता, अशुद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों दे दिया, फिर यहाँ पर ये भी अशुद्ध गया अपने आप में। श्री कृष्ण को अनेकों, है ना, यहाँ पर इन अनेकों से खेल रहा है एग्जामिनर। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन डी। बाकी इंग्लिश वाले पैराग्राफ पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा पिन हुआ। डाउनलोड करके जो भी नहीं कराए जा रहे हैं, जो गद्दांश हो गया, पढ़ना है केवल, पढ़ के आंसर देना है, तो उनको आप करिए दोस्तों। PDF तो अवेलेबल करा ही दे रहे हैं, पूरा सेट कंप्लीट हो जा रहा है आपका। दिया है सिनोनिम्स, किसका? तो बताइए यहाँ पर चाउस का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो होता है वो आप जानते हो, पर्यायवाची जो बनेगा इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ होगा अराजकता, अराजकता, अव्यवस्था, उथल पुथल, गड़बड़ी, गोलमाल। अब इसका जो पर्यायवाची होगा वो बनेगा, है ना, गोलमाल, घुमा रहे हो, कंफ्यूज कर दे रहे हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। अगला आपका इसको विलोम बता देना है। कंसीडर्ड विलोम बताइए आप। और यहाँ पर आपका विलोम यानी इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप उल्टा बताओगे इसका। इसका अर्थ जो होता है वह होता है अभिमानी, अहंकारी, है ना। इसका विलोम बताओगे तो बिल्कुल मतलब शालीन, विनीत, है ना, आडंबरहीन, यानी मॉडेस्ट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रीजनिंग का है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का आपको चयन करना है। छेनी, तो छेनी दिया है, फिर मूर्तिकार है, निहाई दिया है। तो छेनी आप जानते हो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनके पास हथियार के तौर पर रहता है छेनी, हथौड़ी, है ना। तो छेनी जो है वो औजार हो गया मूर्तिकार का, तो छेनी है औजार। तो इसी तरह जो निहाई है ना, ये किसका है? तो निहाई भी औजार है और वो है लोहार का, लोहार। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला है, यदि हार्बर को आप इस तरह लिखोगे तो आपको इस तरह यहाँ पर जो है
रैप्टर का किस तरह लिखना है आपको हार्बर आप देखिए पहले किस तरह लिखा हुआ है। यच है, HARBOUR। इसको इन्होंने लिखा BORUAREH से। अब यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि लेटर तो सेम है, बस इधर उधर इन्हें जो है कर दिया गया। ये BO है और यहाँ पर BO किया गया। तो लेटर ट्रांसफ़र में हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ, तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो और 7 लिखो। अब B कौन सा लेटर है, चौथा है। O कौन सा है आपका, पाँचवा है। R कौन सा है, तीसरा है। और B कौन सा है, तो यहाँ पर जो है R जो है वो तीसरा है और 7वां भी है। तो जब भी करोगे आप पहले ही करोगे तो R हो गया तीसरा। इसके बाद U दिया है तो U कौन से नंबर का है, 6 है। इसके बाद यहाँ पर A दिया है तो A पहला हो गया, R जो है बाद वाला 7वां हो जाएगा और H कौन सा है, पहला है, और A जो है दूसरा रहा। ठीक है, अब देख लो, दो इसको लिख लो फटाफट, क्या लिखा है, रैप्चर लिखा है, RAPTURE। 1 2 3 4 5 6 7। पहले क्या आएगा, यहाँ पर देखो पहले 4 आ रहा है, तो 4 5 3 6 2 7 1। 4 की जगह T आ गया, 5 की जगह U आ गया, 3 की जगह P आएगा, तो TUP आ रहा है, TUP। ठीक है, पहला गया ऑप्शन, E वाला ऑप्शन गया, B और C बच रहा है, इसी में से कोई होगा, पूरा कर ही लो। और इसके बाद 6 देखो यहाँ पर कौन सा R है, 6 ले लो। 2 की जगह क्या है, A है, A ले लो। 7 की जगह E है और 1 की जगह R है। अब देख लो कौन सा आंसर एग्जैक्ट बन जाएगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा TUPRAER है, ऑप्शन यहाँ B होगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीना अस्मित की पत्नी है और आदित्य जो है वो रानी का पति है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। अस्मित का आदित्य से, यानी आदित्य की अस्मित कौन लगेगा, यहाँ पर बताना है आदित्य की। चलिए आइए देखते हैं भाई। रीना, पकड़ लो रीना को आप। रीना अस्मित की पत्नी है, तो ये निगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मेल, ठीक है। तो ये हो गए अस्मित, ठीक है, अस्मित हो गए पति, ये रीना हो गई पत्नी। एक और पत्नी है रानी, ये आदित्य की हैं। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी की सिया। रीना को पकड़ो, रीना है आपके पास, तो रीना है, रीना की जो है ये इकलौती बेटी हैं। कौन, सिया। सिया हो गई इकलौती बेटी, ठीक है, बेटी, वो भी इकलौती, तो सिया, ठीक है। सिया के दादा होंगे कौन, रानी के ससुर। तो रानी के ससुर बना लो, कहाँ गए रानी, रानी को लिख लो आप, रानी की ससुर दादा, यानी आप ऊपर जाएंगे रानी, दादा को और ऊपर ले जाओ, ये हो गए दादा सिया के, दादा हो गए, सिया के दादा हो गए ये दादाजी। और रानी के ससुर भी हैं, तो रानी को यहाँ लिख लो, इसका मतलब ये दोनों बहुरियाँ हैं। ये बन गई कहानी आपकी कि रानी जो है ये भी बहू हैं इनकी, क्योंकि ससुर हैं। तो दादा के दो बहू रानी हैं, एक रानी एक दूसरी है रीना। और यहाँ पर रानी के जो पति हैं वो आदित्य हैं, तो रानी के जो पति हैं वो हैं आदित्य, यानी आदित्य और ये अस्मित, इनके जो है सिया के दादा के 2 लड़के हैं, ये दोनों लड़के हैं, इनकी दोनों बहुरियाँ हो गई। संबंध किसका बताना है कि आदित्य से अस्मित का,
यानी आदित्य के अस्मित कौन लगेंगे? तो आदित्य और अस्मित क्या भैया भैया तो हुए दोनों जने, तो भाई हो जाएगा आंसर सी। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडर से कि यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो जब भी लीप ईयर नहीं होता है, अब 2011 का पहला जो साल का दिन है वो है बृहस्पतिवार। अच्छा माफ़ कीजिए, यहाँ पर आप काउंट कर लो, उल्टा कर लो थोड़ा। अब 5 तारीख को मान लो है आपका बृहस्पतिवार 5 जनवरी को, तो 1 जनवरी को क्या रहा होगा? 4 को बुध है, 3 को मंगलवार, 2 को सोमवार, 1 को रहा होगा रविवार। तो 1 जनवरी 2011 को दिन यदि है आप क्या रविवार, तो इसका मतलब साल का जो पहला दिन है और लीप ईयर है नहीं, तो साल का आखिरी दिन भी क्या होगा? वही दिन सेम होगा, 31 दिसंबर 2011 को रहा होगा रविवार। तो 31 दिसंबर को जब रविवार है तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन बन जाएगा? सोमवार हो जाएगा। जब 1 जनवरी 2012 और 2012 आप जानते हो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 आ जाए पूरा 4 से, तो लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर होता है तो 1 दिन और आगे बढ़ जाओगे यहाँ पर। तो 1 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार ना होकर 1 दिन आप बढ़ जाओगे, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। जब 31 दिसंबर 2000 मंगलवार है तो सीधे जो नया साल आएगा 2013 यानी 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन, यही पूछा है एग्जाम। तो यहाँ पर आपका मंगल के बाद क्या आएगा? बुधवार। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान शब्द, उस असमान शब्द का आपको चयन करना। गूंगा दिया है, अंधा दिया है, बहरा दिया है और बीबर दिया है। तो बीबर आप पढ़ते हो जो आपका ज्योग्राफी में भी, तो छिद्र होता है। बीबर का मतलब आपका एक तरह से छिद्र है या गुफा की तरह। तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, क्योंकि ये आपके क्या है, ये तो आपकी अंधा है, बहरा है, गूंगा, एक तरह से आप जो है वो फिजिकली जो है वो क्या है, डिसेबल्ड में आएंगे, नहीं आपकी शारीरिक विकलांगता, अंधा है, बहरा है, गूंगा। लेकिन बीबर ये अलग हो गया आपका, ये सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला आपका आ रहा है जो प्रश्न, वो है आपका करंट संबंधित कि भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता की स्थिति से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। सही जवाब 1 मई 2022 से देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है? ऑप्शन डी पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी आपका जो सेबी है, सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मिथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा तिनसुकिया। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? ऑप्शन ए कावेरी नदी में। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? दिल्ली में विश्व के सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन, इसका नाम है टोयोटा मिराई। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। विकल्पों में से इन 5 राज्यों में कौन शामिल नहीं रहा है?
गोवा में आप जानते हो बीजेपी पुनः बनाई, उत्तराखंड में भी बना ली गई, पंजाब में आपने परिवर्तन कर दिया और यहाँ पर भी चुनाव रहा। तो ये तीनों शामिल रहे, लेकिन सिक्किम इसमें नहीं रहा है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो। तो 5 राज्य इसमें आप जानते हैं, यूपी भी शामिल। तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में भी रहा, तो वहाँ पर बीजेपी मान ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, 5 राज्य। आगे बढ़े तो सिक्किम नहीं शामिल, यही पूछा गया। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला दिया है कि 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, यह भी बात सही है। गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 593.947 यानी लगभग 594 किलोमीटर है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। तो मेरठ तो बात सही है, मेरठ से शुरू होगा, लेकिन जो जिला है, जिला यहाँ पर गलत दे दिया। मेरठ का जिले का जो गांव है ना, वो बिरमती गांव नहीं है दोस्तों, नाम है बिजौली। बिजौली गांव से स्टार्ट होगा, ना कि बिरमती से। तो इसलिए गलत बन रहा आपका चौथा ऑप्शन, यहाँ डी सही जवाब है। तो बिजौली मेरठ से शुरू होगा और यह जो है वाराणसी दे दिया है गलत, तो यह प्रयागराज तक जाएगा। प्रयागराज का एक गांव है, गांव का नाम है जुडापुर दांडू। तो मेरठ टू प्रयागराज है गंगा एक्सप्रेसवे, लंबाई 594 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है? तो 127वां जो संविधान संशोधन बिल यहाँ पर पूछा गया है, तो यह किस अधिनियम के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, जो आपका संविधान संशोधन हुआ है वो है 105वां संविधान संशोधन। ये लेटेस्ट है, आप इसकी याद कोई संविधान संशोधन हुआ नहीं। तो जो इस संविधान संशोधन के प्रभाव क्या पड़ा कि जो पहले जो पावर थी केंद्र के पास, कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान जो है वो करने की जो पावर थी वो केंद्र के पास थी, लेकिन ये अब शक्ति इसको दे दी गई अपने राज्यों को, कि राज्य अपना डिसाइड करें कि सामाजिक या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान केंद्र स्वयं ना करके राज्यों को दे दिया अपनी जिम्मेदारी सौंपो। चलो आगे देखो आप, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की जो है वो पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? नवंबर 2021, तो डेट टाइम मैग्डलेना एंडरसन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरि, ठीक है, तो हरि हरि समझ रहे हो कौन? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु संबंधित किससे? अवतार उनके कौन? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन बजाते थे? बांसुरी। तो इस तरह थोड़ा दिमाग लगा लेना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, बांसुरी वादक। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत की समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई है, द्वीपों को मिलाकर के कौन सी समुद्र तट की जो अनुमानित लंबाई है आपको बताना। तो समुद्र तट की जो लंबाई है दोस्तों वह 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। समुद्र तट की, जैसे कि पश्चिमी सीमा में आप अरब सागर से देखते हो मिलाया हुआ है, इसके बाद पूर्वी में देखोगे तो बंगाल की खाड़ी वाली जो हिंद महासागर में है, तो ये जो तट मिले हैं ये आपकी सीमाएं हैं, जो कि जलीय सीमा है। समुद्र तट आप पढ़ते हो कि 9 राज्य मिलाते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित भी हैं, 7 आपके राज्य हैं। इसके बाद जो आपकी जो जलीय सीमा है, यानी आपका ठीक है, चलो इतना ही पढ़ो आप। बाकी जो आपका पढ़ाया जाएगा जो सामान्य जागरूकता है, टॉपिक जो दिया है आपका
आपका भारत के पड़ोसी राज्य की तहत, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित रूपों में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का जो गठन है दोस्तों, वह 8 अगस्त कब 1967 ईस्वी को गठन किया गया था, और गठन के समय 5 जो है वो सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया। यहाँ पर वो बोला गया कौन सा नहीं होगा, तो सदस्य यहाँ पर पूछा है, तो गठन के समय तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर 5 रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 10 हो गए हैं। 10 आसियान कंट्री हैं वर्तमान में, जिसमें कि आपका पहले के 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और आपके ये थाईलैंड, सिंगापुर। इसके अलावा वियतनाम 5 और, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनोई और लाओस जोड़े गए हैं। इसमें जो चाइनीजवा घुस गया बीच में ना, ये नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बन जाएगा। ये आसियान में अंबर अपना प्यारा भारत है, ये भी तो नहीं है। आगे देखो BC अच्छा, यहाँ पर मान लो पूछा जाए आसियान का वो मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय ना, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ठीक है, तो जकार्ता है मुख्यालय, जकार्ता। अब इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो भी अब ट्रांसफ़र की बात की गई है, नई जो बनेगी आपकी, क्योंकि भाई डूब रही है द्वीप वो आपका जकार्ता। अब ये आपका जो बन रहा है ब्रुनोई द्वीप के पास जो आपका पड़ता है नुसंतारा, है ना, करंट में आप अपडेट होंगे। आगे देखो आप, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय आ गया आपका लेखपाल वाला, इसी यही प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में लेखपाल के। आप जानते हो ये जो पेड का है ये पहले ही छप चुका था, लेखपाल पेपर बाद में हुआ है, तो आप कह सकते हो यहीं से पूछ लिया गया था, ऐसा कह सकते हो क्या? चलो यहाँ पर होगा आपका सही जवाब होगा चिकित्सा क्षेत्र में। तो BC राय पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विधान चंद्र राय की स्मृति में जो है ये वर्ष 1962 से जो है स्थापित किया गया वार्षिक पुरस्कार है, जो चिकित्सा के विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा जो पक्षी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, सही जवाब बन जाएगा बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन ए। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? धनपत राय श्रीवास्तव, तो प्रेमचंद आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इनका वास्तविक जो नाम है ना वह है धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन मशहूर रहे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं निर्बला है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, तो ये प्रमुख उपन्यास। कहानियाँ जो प्रमुख हैं वो है कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ये सब प्रमुख कहानियाँ हैं। आगे देखो भाई 67 नंबर कि अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? विकल्प आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर पहला दिया है प्रियंका दुबे हैं, नीलम तिवारी हैं, सबा खातून, आरिफा जौहरी। तो यह जो पुरस्कार है जो कि पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रदान जो किया गया है, ये महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा सही जवाब। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 खिताब जीत लिया? थॉमस कप 2022 खिताब कौन जीता? अपना प्यारा भारत जीत लिया। ऑप्शन ही सही जवाब। किसको हराया? इंडोनेशिया को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये तो हो गया आपका पुरुषों की जो रहा है बैडमिंटन टीम जिसको आप थॉमस कप कहोगे, और यही जो है महिलाओं की बैडमिंटन जब टीम बनती है तो उबेर कप होता है, उबेर कप। और उबेर कप जब होगा आपका 2022 में, वह कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया।
तो आगामी वर्ष खेल आयोजन पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे। अगला है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? जय श्री राम। तो ये रहे हैं डॉक्टर श्री राम चौलिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। प्रतिवर्ष विश्व दिवस, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल। वर्ष 2022 का जो थीम रहा है वह इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट मुख्य रहा है। ठीक है, थीम क्या रहा? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों 70 के 70 प्रश्न आपने देखे, कंप्लीट कर लिए। तो इंग्लिश का जो पैराग्राफ है प्लस हिंदी का जो गद्यांश है, इसका PDF आपको मिल ही जा रहा है। और आराम से टेबल और ग्राफ को आराम से करिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना होता है। और बाद में अगर टाइम मिलता है तो इसका जो ग्राफ और टेबल वाला है, क्योंकि 20 नंबर आना है आपके एग्जाम में, तो एक मास्टर वीडियो जो है बना दिया जाएगा पूरा 10 का 10 सेट का। पहले 10 कंप्लीट हो जाए सेट, ठीक है। तो पूरा जो है आपको इस PDF जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जो भी पैराग्राफ वाले हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।